friends, now let's begin with chapter 3b, that is elasticity of demand. Now students, previous video में हमने demand analysis सीखा था, what is demand, determinants of demand, types of demand, वो सब हमने किया था. Now we will go one step ahead. So elasticity of demand is an extension to law of demand. Now students, law of demand ने हमको क्या सिखाया? हमको ये सिखाया कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड कम होता है, वाइस वर्सा. यस और नो? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको क्या बताएगा? वो एक स्टेप आगे जाएगा और हमको कहेगा कि हाउ मच डिमांड विल चेंज, टू व्हाट एक्सटेंट डिमांड विल चेंज, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन डिमांड. सो एग्जैक्टली कितना डिमांड चेंज होने वाला है, हाउ मच डिमांड इज गोइंग टू चेंज, to what extent demand will change, that we are going to study in elasticity of demand. So elasticity का मतलब होता है responsiveness to change in demand. जब डिमांड चेंज होता है, डिमांड या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या एक्सपांड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा. अगर डिमांड फ्लक्चुएट होता है प्राइस के वजह से या किसी अदर फैक्टर के वजह से, पॉपुलेशन, इनकम, कुछ भी हो सकता है, तो मैं कहूंगा डिमांड इज इलास्टिक. तो आप कहोगे इट इज नथिंग बट डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन इट्स प्राइस एंड अदर फैक्टर्स. या प्राइस की वजह से हुआ या अदर फैक्टर्स की वजह से हुआ. नाउ यहां पे अगर मैं लिखूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारे फेवरेट अंकल ने दिया है, एल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ये आप कॉपी कर सकते हैं, प्राइस ड्यू टू प्राइस और अदर फैक्टर्स. फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो इंपॉर्टेंट चीज सीखना, व्हाट इज इलास्टिक डिमांड एंड व्हाट इज इन इलास्टिक डिमांड. बहुत ही सिंपल है, जब डिमांड चेंज होगा, जब डिमांड फ्लक्चुएट होगा तो इलास्टिक कहेंगे. अगर डिमांड चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इन इलास्टिक कहेंगे. अब जैसे कि पेप्सी नहीं है तो मैंने कोक पी लिया, कोक नहीं है तो मैंने थम्स अप पी लिया, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल थे तो मैं पेप्सी से जंप होके कोक में गया, कोक से जंप करके मैं थम्स अप में गया. सब्स्टिट्यूट्स, डिमांड सेम था कि चेंज हो गया, चेंज हो गया. अमूल बटर नहीं मिला तो मैंने ब्रिटानिया बटर ले लिया, फैंटा नहीं मिला तो मैंने मिरिंडा पी लिया. डिमांड कांस्टेंट नहीं है, डिमांड चेंज हो रहा है, वन प्रोडक्ट टू अनदर. दिस बिहेवियर इज इलास्टिक. मुझे वॉच खरीदनी थी, मुझे नया मोबाइल फोन खरीदना था, बट शॉप के अंदर में गया तो प्राइस बहुत ज्यादा था, प्राइस वॉज वेरी हाई. आई डिसाइडेड नॉट टू बाय, आई डिसाइडेड टू पोस्टपोन. डिमांड कम हो गया, तो मैं कहूंगा दिस बिहेवियर इज इलास्टिक. मैं वॉच खरीदने के लिए गया, मेरा बजट 3000 रुपीज था, शोरूम के अंदर गया तो उन्होंने 3000 को कट करके 1500 रुपीज लिखा था. स्टूडेंट्स, मुझे एक वॉच खरीदना था, अब मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 वॉच खरीदूंगा, 2 वॉच, बिकॉज प्राइस हाफ हो चुका है. एंड आई डिसाइडेड टू बाय 2 क्वांटिटी. कैन आई डू दिस? यस. कैन आई डू दिस? बिल्कुल. डिमांड सेम है कि बढ़ गया? डिमांड बढ़ गया. दिस बिहेवियर इज ऑल्सो इलास्टिक. बट सॉल्ट inelastic, matchbox inelastic, certain life saving drug, very important medicine inelastic. अब मेडिसिन का प्राइस बढ़े, मेडिसिन का प्राइस कम हो, डॉक्टर ने अगर बोला है तो मुझे मेडिसिन लेना पड़ेगा, मुझे वो इंजेक्शन लेना पड़ेगा, वॉट एवर बी द प्राइस, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, नेसेसिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो सॉल्ट, शुगर, फूड ग्रेन्स, वाटर, ये सारी चीज़ों का डिमांड होगा इन इलास्टिक, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लग्जरी गुड्स, कंफर्ट्स, दे हैव इलास्टिक डिमांड. नेसेसिटी गुड्स इन इलास्टिक डिमांड, प्लीज याद रखना. सो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी अगर मैं कहूँ तो इसमें 3 है. सबसे पहले है
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे डिमांड किसके वजह से चेंज होगा, प्राइस के वजह से चेंज होगा। क्या याद रखोगे, ई पी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो चेंज हो रहा है वो न्यूमरेटर, जिसके वजह से चेंज हो रहा है वो डिनोमिनेटर। इफेक्ट अपॉन कॉज। सो ऊपर डिमांड नीचे प्राइस, ऊपर डिमांड नीचे प्राइस। सो ईपी, पी स्टैंड फॉर प्राइस, इलास्टिसिटी, ई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, ई पी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन ओरिजिनल क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। सेकेंड बात करेंगे हम, किसका बात करेंगे, इनकम इलास्टिसिटी। ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे डिमांड किसके वजह से चेंज होने वाला है, इनकम के वजह से चेंज होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ई वाई लिखने का, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम, इन इकोनॉमिक्स वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। नाउ डोंट आस्क मी वाई। सी क्रॉस, पी प्राइस, वाई इनकम। आई मत लिखना, आई इन्वेस्टमेंट होता है। सो मैं लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। प्राइस निकाल के मैंने इनकम कर दिया है, ऊपर डिमांड नीचे इनकम। सो दिस टाइम डिमांड इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ इनकम। तो ई वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू वाई अपॉन डेल्टा वाई। प्राइस निकाल के हमने इनकम कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम है स्टूडेंट्स। ये था आपका इनकम इलास्टिसिटी। और अगर मैं लास्ट की बात करूं, थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब भी आप क्रॉस इलास्टिसिटी वर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स, तो दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट्स है, कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। सो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ई सी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। जब बी का प्राइस चेंज होगा तो प्रोडक्ट ए का डिमांड चेंज होगा। एप्लीकेबल टू बोथ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो ऊपर डिमांड नीचे प्राइस, ऊपर ए नीचे बी, ए ऊपर डिमांड नीचे प्राइस, ऊपर ए नीचे बी। प्लीज ये फॉर्मूला याद रखो, ई सी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू of product A upon original quantity of product A into price of product B into change in price of product B. So please याद रखना ये complementary goods, substitute goods। और सिर्फ बता देना चाहता हूँ substitute goods have positive cross elasticity, क्योंकि रिलेशन डायरेक्ट होता है। पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोक का डिमांड बढ़ेगा। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। कार का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल का डिमांड कम होएगा, इनवर्स रिलेशन है, इसके लिए नेगेटिव। प्लीज नोट डाउन करो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। प्लीज लिखिए। चलो ये तीनों हो गए। अब क्विकली देखते हैं। और एक चीज याद रखना, व्हेन इलास्टिसिटी इज गिवन विदाउट एनी क्वालिफिकेशन देन इट इज ऑलवेज प्राइस इलास्टिसिटी, नथिंग इज मेंशन्ड। क्रॉस है, इनकम है, प्राइस है, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ऐसा दिया है एक्सप्लेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ नहीं दिया है तो वो हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी ही कंसीडर करना, बिकॉज प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अभी मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टोटल 5 करेंगे। सबसे पहले क्या है,
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी मतलब यूनिफॉर्म, E इक्वल्स टू 1, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या बोला, क्या बोला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसका मतलब तुम्हारा जो डायग्राम है उसका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। क्या नाम है कर्व का? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब 50 डिवाइडेड बाय 50, आंसर विल बी 1। मतलब प्राइस अगर 50% से कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड भी 50% से ही बढ़ेगा। इक्वल चेंज, इक्वल चेंज, प्लीज याद रखो, विच चेंज, इक्वल चेंज। एंड ये एप्लीकेबल है कौन से गुड्स के लिए? नॉर्मल गुड्स। एप्लीकेबल टू विच गुड्स? नॉर्मल गुड्स। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज एप्लीकेबल टू नॉर्मल गुड्स। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस अगर 50% से कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड भी 50% से बढ़ेगा। 50 डिवाइडेड बाय 50, आंसर विल बी 1। और ये जो कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसको हम नाम क्या देंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आते हैं सेकंड में, जो है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, which is also known as more elastic demand. नोट डाउन करो, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का दूसरा नाम क्या है? मोर इलास्टिक डिमांड। E greater than 1, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर से क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस 50% से कम हुआ है, क्वांटिटी डिमांड 75% से इंक्रीज हुआ है, ग्रेटर चेंज है। तो ऐसा होने से आपका जो डायग्राम है उसका कर्व फ्लैटर होगा। उसका कर्व कैसे होगा? फ्लैटर स्लोप। सो 75 डिवाइडेड बाय 50, आंसर विल बी ग्रेटर देन 1। विच स्लोप? फ्लैटर स्लोप। विच स्लोप? फ्लैटर स्लोप। और ये एप्लीकेबल है कौन से गुड्स के लिए? लग्जरी और सुपीरियर गुड्स, ब्रांडेड गुड्स आप बोल सकते हैं। मतलब प्राइस 50% से कम हो रहा है बट डिमांड 75% से बढ़ रहा है। जब ब्रांडेड गुड्स के ऊपर डिस्काउंट होता है तो हम थोड़ा ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो ये है आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, विच इज ऑल्सो नोन एज मोर इलास्टिक डिमांड। ठीक है, आइए आते हैं थर्ड पे। थर्ड इज रिलेटिवली inelastic demand. E is less than 1, elasticity is less than 1, my dear students. तो यहाँ पे क्या कहोगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेसर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर से क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेसर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। स्टूडेंट्स, यूनिटरी में इक्वल था, रिलेटिवली इलास्टिक में क्या था? ग्रेटर चेंज था। रिलेटिवली इनइलास्टिक में लेसर चेंज है। मतलब प्राइस 50% से कम हो रहा है बट डिमांड सिर्फ 25% से बढ़ रहा है। स्मॉलर चेंज, स्मॉलर चेंज। तो आपको जो डायग्राम दिखाई देगा वो होगा, वो कैसे होगा? वो कुछ ऐसे होगा, स्टीपर स्लोप। डिमांड कर्व विल बी विथ स्लोप स्टीपर स्लोप। स्टीपर स्लोप applicable to which goods? Applicable to necessary और perishable goods। applicable to necessary और perishable goods। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जब necessary या perishable goods, एग्स, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्वीट्स, इसका जब प्राइस कम होता है तो हम लोग डिमांड इंक्रीज करते हैं, लेकिन थोड़ा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा।
because storage will be a problem. Perishable goods खराब हो जाएंगे. So we people prefer to buy little more, not much, because storage will be a problem. So if price falls by 50%, demand increases by 25% only, because we people prefer to eat fresh. स्टोर करेंगे नहीं ज़्यादा. ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, स्मॉलर चेंज. अब आ जाते हैं किस तरफ, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. उसको हम कहेंगे नो चेंज. क्या कहेंगे? नो चेंज. E इक्वल्स टू 0 होता है. तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा. ओ क्यू क्वान्टिटी, ये तुम्हारा डिमांड है. जब प्राइस ओपी था तो भी डिमांड ओ क्यू था. प्राइस इंक्रीज हुआ तो भी डिमांड ओ क्यू. प्राइस डिक्रीज हुआ तो भी डिमांड ओ क्यू. सेम रिमेन्स कांस्टेंट. लाइफ सेविंग ड्रग, मैच बॉक्स, ये सब के लिए एप्लीकेबल होगा. बट इकोनॉमिक्स में एक चीज़ याद रखना, कोई भी कॉन्सेप्ट जो परफेक्टली वर्ड से शुरू होता है वो रियलिस्टिक नहीं होता है, वो इमेजिनरी होता है. तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ये जो डिमांड का आपको दिखाई दे रहा है उसको हम क्या कहेंगे? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. सो स्लाइट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. क्या बोला, क्या बोला वापस? स्लाइट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग्स नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. इलास्टिसिटी इज 0. चलो आगे बढ़ो. फोर्थ, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ये तो 100% अनरियलिस्टिक. E is infinite, infinity. Slight change in the price of the commodity leads to infinite, never ending change in quantity demand. तो क्या करेंगे हम? डायग्राम इस तरीके से बनेगा. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, प्राइस थोड़ा बढ़ा या थोड़ा कम हुआ, डिमांड या सडनली 0 हो जाएगा या इनफाइनाइटली इंक्रीज होता जाएगा. एंडलेस, नॉन स्टॉप, नेवर एंडिंग इंक्रीज ही होता जाएगा. दैट इज टोटली अनरियलिस्टिक. सो अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, प्लीज याद रखो. तो इसके लाइव एग्जांपल्स पॉसिबल नहीं है. सो टोटल 5 टाइप्स हमने किए: यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक. ये थे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके स्टूडेंट्स, सो ये तीनों हो गए. फिर ये हो गए, ये खाली देख लो. पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नॉर्मल गुड्स, कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी. नॉर्मल गुड्स मतलब टीवी, रेफ्रिजरेटर, गैस स्टोव, प्रेशर कुकर, जो नॉर्मल गुड्स बोलते हैं. नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स मतलब पुअर क्वालिटी गुड्स. आपकी जब इनकम बढ़ेगी तो हम इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदेंगे, डिमांड कम हो जाएगी उसकी, क्योंकि हम अभी सुपीरियर गुड्स लेंगे. क्यों? क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज हुई है. तो व्हाट इज द रिलेशन? इनवर्स. इनवर्स मतलब नेगेटिव. 0 इन इलास्टिसिटी नेसेसरी गुड्स. कि आपकी इनकम इंक्रीज हो कि आपकी इनकम डिक्रीज हो, आपको अगर मेडिसिन लेना है तो आपको लेना ही पड़ेगा. सॉल्ट लेना ही पड़ेगा, शुगर के ऊपर खर्चा करना ही पड़ेगा. सो उसका डिमांड चेंज नहीं होगा, उसका डिमांड ऑलमोस्ट रिमेन सेम. उस पर फर्क नहीं आएगा. इसके लिए 0 इनकम इलास्टिसिटी. तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी नॉर्मल गुड्स, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी इंफीरियर गुड्स, पुअर क्वालिटी, एंड 0 इनकम इलास्टिसिटी आएगा नेसेसरी गुड्स के लिए. कि आपकी इनकम ज्यादा हो कम हो, ज्यादा हो कम हो, ज्यादा हो कम हो, स्कूल का फीस पे करना पड़ेगा, कॉलेज का फीस पे करना पड़ेगा अगर आपको एजुकेशन लेना है तो. ओके, सो ये हो चुका है. ये परफेक्टली इलास्टिक था, ये इनइलास्टिक था, ये यूनिटरी. सारे डायग्राम्स हो चुके हैं स्टूडेंट्स. मेथड्स की अगर मैं बात करूँ, परसेंटेज मेथड, तो प्लीज़ याद रखना रेशियो और परसेंटेज मेथड इज एग्जैक्ट सेम एज
price elasticity of demand, exactly same as what? Price elasticity of demand, exactly same है, सेम फॉर्मूला आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. इसके दो नाम हैं, आउटले मेथड एंड टोटल रेवेन्यू मेथड. एंड इसका फॉर्मूला क्या है, ये आप कट कर दो, ये ज़रूरत नहीं है. इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल आउटले इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. एक पेन का प्राइस 10 रुपया और मुझे 5 क्वांटिटी लेनी थी, तो मेरे पॉकेट से कितना पैसा गया, 50 रुपीज़ गया. तो मेरे लिए वो एक्सपेंडिचर हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले, टोटल मेरे पॉकेट से कितना पैसा गया, टोटल खर्चा कितना हुआ. जब आप मार्केट में जाते हो मम्मी के साथ शॉपिंग करने, तो आप जब पूछते हो मम्मी आज पूरे दिन में कितना खर्चा हुआ, तो मम्मी बोलती है 2000 रुपये लेके आई थी, सब खर्च हो गए. सो व्हाट इज द टोटल आउटले, 2000. सो प्राइस इनटू क्वांटिटी विल गिव यू टोटल आउटले. और प्लीज याद रखना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड अल्फ्रेड मार्शल अंकल सेम ही है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है. सो यहाँ पे तीन चीज़ होगी, यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक. तो प्राइस कम हो रही है, टोटल आउटले बढ़ रहा है. इनवर्स रिलेशन है, पहले 18 था अब 24 हो गया. 24 डिवाइडेड बाई 18 करोगे तो आंसर विल बी ग्रेटर देन 1. प्राइस कम हो रहा है और ये हो गया है कांस्टेंट. पहले भी 30 था, अभी भी 30 है, नो चेंज. सो इक्वल्स टू 1. यहाँ पे प्राइस कम हो रहा है, टोटल आउटले भी कम हो रहा है. 28 का 24 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 10 हुआ. सो यहाँ पे फर्स्ट वाले में रिलेशन डायरेक्ट है, यहाँ पे सेकंड में कांस्टेंट है, एंड थर्ड में रिलेशन, फर्स्ट वाले में रिलेशन इनवर्स है, थर्ड वाले में रिलेशन डायरेक्ट. सो टोटल 3 थिंग्स, यूनिटरी, फर्स्ट इलास्टिक, ये है यूनिटरी, ये है इन इलास्टिक. प्लीज याद रखना, टोटल आउटले मेथड विल हेल्प यू टू कैलकुलेट 3 थिंग्स एंड योर रिलेशनशिप शुड बी बिटवीन प्राइस एंड टोटल आउटले. हाँ, इसको चेक करने का, ये दोनों का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का रिलेशन. ओके, नाउ कमिंग टू पॉइंट मेथड, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड. दिस इज लीनियर डिमांड कर्व. प्लीज याद रखो, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड इज यूज्ड व्हेन चेंज इन द प्राइस इज वेरी स्मॉल, tiny, negligible. Small change in the price, minute change in the price, negligible change in the price, तो पॉइंट मेथड यूज होता है. जैसे कि लैपटॉप का प्राइस 50,000, लैपटॉप का प्राइस 50,000 और शॉपकीपर ने इसका प्राइस इंक्रीज कर दिया. कितना कर दिया, 50,100 कर दिया. सिर्फ 100 रुपीज से प्राइस बढ़ाया है, स्मॉल चेंज. पूरा प्रोडक्ट 50,000 रुपए का है, पर इसका प्राइस अभी सिर्फ 100 रुपीज से बढ़ा है. पॉइंट मेथड. सो ये जो आपको जो कर्व दिखाई दे रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन लीनियर डिमांड कर्व है. क्या नाम है ये कर्व का, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन लीनियर डिमांड कर्व टचिंग बोथ द एक्सिस. मिड पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन एवरी पॉइंट इज 1 सेंटीमीटर. हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर. तो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, D to S, S to R, R to L, L to D, ये है क्या, 1 सेंटीमीटर एजम्पशन लिया है. तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. तो RD1 अपॉन RD, आंसर क्या आएगा, 2/2 1. RD1 अपॉन RD, नीचे पूरा एक्सट्रीम तक जाने का, फिर ऊपर LOL, LD1 अपॉन LD 1/3. आंसर इज लेस देन 1, ये लेस देन 1, ये इक्वल टू 1. S का बोलो, S का क्या आएगा, SD1 अपॉन SD 3. आंसर आएगा ग्रेटर देन 1. D1 का क्या आएगा, D1 का लोअर सेगमेंट है, नहीं है, 0/D1D. अपर सेगमेंट है ना, 0. एंड D का क्या आएगा,
डी का लोअर सेगमेंट है D1/0, क्या बोलेंगे, D1/0, that is cannot be defined, infinite, infinity. So students, ये था आपका point method, linear demand curve था, okay? ये है non linear demand curve, तो ये non linear है, and if you draw this line tangent to point R, तो RB is equals to RA unitary, RB greater than RA elastic, and RB less than RA inelastic, in non-linear. अब आते हैं factors determining elasticity of demand. There are some factors which determines elasticity of demand. कौन कौन से factors है? First, hobbies, nature of commodity, durability. अब nature of commodity का अगर मैं बात करूँ, luxury goods होंगे तो elastic, necessary goods होंगे तो inelastic, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है. Durability, products are durable, clothes, shoes, मोबाइल, एसेसरीज, स्पेक्स, वॉच, वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद के स्टोर कर सकते हो, तो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है उसका क्वांटिटी, यस, बट पेरिशेबल गुड्स नहीं. सो पेरिशेबल गुड्स इन इलास्टिक, ड्यूरेबल गुड्स इलास्टिक. मैं ज़्यादा टी शर्ट्स ले सकता हूँ, मैं 2-3 पैर शूज़ का ले सकता हूँ, रख सकता हूँ उसको, बिल्कुल. नंबर ऑफ यूजेस, इफ प्रोडक्ट हैज़ मेनी यूजेस, इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, तो उसका कंजम्पशन इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है. कभी कभार हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करेंगे, कभी कम यूज़ करेंगे, इलास्टिक. बट ये जो मार्कर है, मार्कर लैपटॉप में लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये मार्कर चाहिए, इसका सिंगल यूज़ है, देन आई विल से इट इज इनइलास्टिक. फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. अगर सब्स्टिट्यूट्स है तो आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट जंप कर सकते हो, एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड जा सकते हो. पेप्सोडेंट नहीं है तो क्लोजअप लूंगा, क्लोजअप नहीं है तो पतंजलि लूंगा, पतंजलि नहीं है तो मैं कोलगेट लूंगा. सब्स्टिट्यूट्स इलास्टिक. commodities which do not have substitute inelastic, salt. फिर टाइम पीरियड, लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग पीरियड, इलास्टिक, क्योंकि आपके पास काफ़ी वक्त होता है एक शॉप से दूसरे शॉप जाके बार्गेन करके राइट प्रोडक्ट राइट प्राइस पे खरीदने का. बट शॉर्ट पीरियड, इमीडिएट, अभी का अभी चाहिए, अभी का अभी जाके मेडिसिन लेके आओ, अभी का अभी चाहिए, वॉट एवर बी द प्राइस यू हैव टू पे, इन इलास्टिक. शॉर्टर पीरियड इन इलास्टिक, लॉन्गर पीरियड इलास्टिक. अर्जेंसी ऑफ नीड, कोई भी कमोडिटी आपको अर्जेंटली चाहिए तो आप प्राइस कम होने का वेट नहीं करेंगे, यू विल बी रेडी टू पे वॉट एवर इज द प्राइस. सो इफ द प्रोडक्ट्स आर अर्जेंटली नीडेड, डिमांड विल बी इन इलास्टिक. इंपॉर्टेंस, इलास्टिसिटी का इंपॉर्टेंस प्रोड्यूसर को है, क्योंकि प्रोड्यूसर हमेशा वही प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें उसको ज़्यादा फायदा हो, तो वो इन इलास्टिक प्रोडक्ट मार्केट में हायर प्राइस में बेचेगा. अ प्रोड्यूसर इज गोइंग टू सेल अ प्रोडक्ट at a higher price if he comes to know that demand is inelastic. अब जैसे कि कोविड का वैक्सीन अगर हायर प्राइस में सेल हुआ तो क्या पब्लिक खरीदेगा? यस. गवर्नमेंट, it helps government in deciding tax and government will charge higher taxes on cigarettes and alcohol, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है सिगरेट्स, अल्कोहल हैबिचुअल गुड्स है और उसका डिमांड इनइलास्टिक होता है, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा. फैक्टर प्राइसिंग, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट. इफ वर्कर्स कम टू नो दैट द गुड्स व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग हैज़ इनइलास्टिक डिमांड इन द मार्केट, सो दे मे आस्क फॉर हायर वेजेस. वापस, अगर मैं वर्कर हूँ और मैं ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका मार्केट में डिमांड बहुत है, जिसमें मार्केट में वैल्यू बहुत है, पब्लिक को वो प्रोडक्ट चाहिए, मतलब वो प्रोडक्ट उनके लिए इनइलास्टिक है, तो कैन आई आस्क माय मैनेजर टू गिव मी हायर वेजेस? ही विल गिव, क्योंकि उसको पता है कि ये प्रोडक्ट ये लोग ही बना सकते हैं या ये पर्सन ही बना सकता है. पब्लिक यूटिलिटी, रेलवेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी. अब इसके अगर प्राइसेस बढ़ भी गए फिर भी लोग यूज़ करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट. अब जैसे कि गल्फ कंट्रीज हमको क्या बेचती है? ऑयल. अब ऑयल तो हमारे लिए नेसेसिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. वी आर द
सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल इन दिस वर्ल्ड, कभी कभार सेकेंड कभी थर्ड। तो अगर ऑयल का प्राइस बढ़ गया फिर भी हम परचेस करेगा, डिमांड विल बी इनइलास्टिक। सो स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सही तरीके से पढ़ के जाने हैं। Okay students, so next video we will talk about chapter number 4, that is supply. Thank you.